नमस्कार दोस्तों, आइए आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार और भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने देश भारत के चुनावी प्रक्रिया को और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया में लागू की गई आचार संहिता को समझते हैं। अभी कई दिनों पहले ही चुनावी घोषणा हो चुकी है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा, और उस घोषणा के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव होना है और इस चुनाव से एमपी जो चुने जाएंगे उसी एमपी से हमारे केंद्र में मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो ऐसे चुनावी मोड में देश चला गया है जिसमें सारे नेताओं का अभी पुद्गल जाग चुका है जन कल्याण के लिए, जनता के लिए। पुद्गल कहने का मतलब अंतरात्मा उसकी होती है, तो अंतरात्मा की आवाज़ जाग गई है कि हम आपके लिए, आप जनता मेरे मालिक हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और सच कहें तो चाहे भारत में जो हो, चुनाव नहीं रुकना चाहिए। चाहे छात्र जो पढ़ते हैं, आपके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो न हो, समय पे रिजल्ट हो न हो, बच्चों का स्कूल खुले न खुले, या उसकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से अच्छी चल रही है कि ख़राब चल रही है, जन कल्याण का काम हो न हो, पब्लिक का काम रुका रहे, बेरोजगारों को नौकरियां या रोजगार का कोई परीक्षाएं आयोजित की जाए या नहीं जाए, इसका कोई मलाल नहीं, इसका कोई गम नहीं है। लेकिन अपनी पहली जो परीक्षा जनता के बीच चुनाव के माध्यम से 5 साल के लिए वो काबिज होते हैं, वो परीक्षा यानी चुनाव की परीक्षा एकदम नहीं रुकनी चाहिए, वो एकदम समय से होनी चाहिए। जनता के बाल बच्चों का, बेटा बेटियों का पेट काट करके पढ़ाना लिखाना और उसे आगे बढ़ने के लिए, कुछ आर्थिक सुधार अपने जीवन में लाने के लिए चाहे वो जितना जद्दोजहद करे, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, उस पर कभी सोचा नहीं जाएगा। अगर सोचा भी जाएगा तो लाठी लगेगा, मार लगेगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन चुनाव जब शुरू होंगे या चुनाव का जब समय ख़त्म होगा तो इन नेताओं को अपने चुनाव कराने का जो है टाइम टेबल, समय एकदम निश्चित और एकदम समय पे जल्दी रिजल्ट होना जरूरी है, ताकि कम समय में वो अपने कुर्सी पर काबिज हो सके और फिर सत्ता के कहें तो मलाई खाते रहें और जनता अपना इसी में खुश रहे कि हमें क्या, हम तो मालिक हैं लोकतंत्र का। ये भुलावा और ये छलावा में पड़े रहे। तो मैं आज इसी चुनाव जो व्यवस्था है या जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें आचार संहिता क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्टियों को क्या क्या या उम्मीदवारों को पालन करना पड़ता है, इस पे बात करूंगा। और इस वीडियो का क्लाइमेक्स, भागिएगा नहीं, छोड़ करके वीडियो स्किप मत करिएगा, इसका क्लाइमेक्स आपको अंत में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए आज समझते हैं कि सबसे पहले जो है ये आचार संहिता कब लागू हुआ, कहाँ से लागू हुआ। तो आप पहला मूल बिंदु जो है कुछ ये समझिए कि सबसे पहले जो है आचार संहिता पर आम पार्टियों में, सभी पार्टियों में 1968 में इस पर सहमति बनी। 1968 में सभी दल ने इस आचार संहिता पर सहमति बना लिया कि नहीं, एक ऐसा चुनाव जब हो तो एक ऐसा हो जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी संहिता हो, उसमें कुछ एक व्यवहार का। ये क्या है, इसको ऐसे समझिए कि एक खिलाड़ी, जैसे मान लिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो क्रिकेट अगर 2 टीम के बीच खेला जा रहा है तो उसके कुछ खास अपने नियम होते हैं, उसके कायदे होते हैं और उसको पालन करना है। या कहें तो अगर मान लिया आप विद्यालय में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ एक खास कोड ऑफ कंडक्ट है कि मतलब कैसे समय से आना है, क्या पालन करना है। तो उसी तरह से चुनाव जो है एक सार्वजनिक कहें तो प्रक्रिया है, चुन करके देश के नीतियों को निर्माण करने के लिए। तो इसमें सभी कैसे बराबर के पारदर्शी तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, उसके लिए कुछ निर्धारित नियम हैं। और ये नियम वैसे तो कोर्ट में या अदालत में ये जवाबदेही नहीं होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ये एक कहेंगे तो नैतिक एक नियम है, इस नियम को उसको पालन करना है। और चुनाव आयोग अगर इस नियम में कुछ अगर अवहेलना देखेगा तो वो कार्रवाई कर सकता है।
कार्रवाई अपने स्तर से जितना उसको बनेगा वो कर सकता है। तो ये जो है यही सिस्टम जो एक मतलब सभी को, मतलब जो अमीर उम्मीदवार है वो, जो बड़े पार्टी का है वो, या बिना पार्टी का है, निर्दलीय है, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ करके पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़े। उसके लिए कुछ जो नियम हैं, उसी नियम की ये बात है इसमें। तो आइए इसको है जो सबसे पहले जब इस पर बात हुई तो इसमें जो है 1998 में सबसे पहले इस पर सहमति बन गई, और इसी 1998 के सहमति के बाद इस आचार संहिता लागू नहीं किया गया। तो बाद में 1991 में इसी के आधार पर निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किया गया। कब? तो 1968 के बाद काफ़ी समय खाली रह गया। 91 में जो है ये लागू हुआ इस बात का कि नहीं, एक संहिता होना चाहिए। तो आइए ये संहिता में क्या है। इस तरह का संहिता विधानसभा के चुनाव में भी लागू होते हैं। तो इस संहिता में 7-8 सेक्शन है, मतलब 8 पॉइंट में बहुत सारे बिंदु है, जो नियम है उसको पालन करना है। तो 8 बड़े सेक्शन है, जिसमें एक जनरल है, एक जनरल सेक्शन है। वो जनरल सेक्शन कहता है कि मतलब किसी भी धार्मिक, जातीय और समुदाय के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, दंगा या किसी प्रकार का घृणा नहीं पैदा करना है किसी भी दल या उम्मीदवार को। किस आधार पे? तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे नहीं करना है। घृणा, तनाव या दंगा किसी भी तरीके का जब से ये चुनाव घोषणा जारी हो जाता है तब से ये नहीं करना है। लेकिन आप सोचिए, आप जरा सोचिएगा कि हमारे देश के नेताओं ने क्या इस नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ये पहला बिंदु, इसमें ABC के नाम से ऐसे हम इंडिकेट किए हैं आपको। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है कि आप नेता जो सत्ता में है या जो कार्य किया है या जो पहले कार्य कर चुका है, उस नेता ने या उस मंत्री ने क्या काम किया है, उसके काम के आधार पर तो आप उसको आलोचना कर सकते हैं। उसके क्रियाकलाप जो है ऑफिशियल सरकारी जो काम कार्य किया है, लेकिन उसके निजी जिंदगी में या उसकी निजी जिंदगी पर आलोचना नहीं कर सकते हैं। उसको अपने भाई से, उसके बहन से, उसके पत्नी से क्या झगड़ा है, पत्नी के छोड़ दिया है कि पति के छोड़ दिया है, ये सब मामला पे आप उसके निजी जीवन पे आप किसी प्रकार का कोई आलोचना या कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये निजी जीवन पर आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे आपको क्या है कि ये निजी जीवन की आलोचना के बाद इसी समान आचार संहिता में जो है उसको मत प्राप्त करने के लिए, यानी अधिक से अधिक वोट हमारे पक्ष में आ जाए, हम उसको अपने पक्ष में कर लें, यानी कोई नेता विशेष या दल विशेष कर ले, इसके लिए वो किसी भी तरह के जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का सहारा नहीं ले सकता है। यानी मंदिर मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे वो अपना मतदान के लिए जनता को अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता है। इसका एक संहिता है जो ये एक जनरल है, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पे। तो आप जरा सोचिएगा, आप देश के नौजुवक जो 18 साल के हो गए हैं और वोट देने जा रहे हैं, और उसके आगे वाला जो नौजुवक हैं और हमारे बुजुर्ग जो है, वो जरा सा सोचिएगा कि क्या होता है। ऐसा ही होता है क्या कि नहीं मांगते हैं वोट, आपको सीधा उल्टा मिलेगा। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी जो है हमारे देश में नेताओं का पुद्गल जाग गया है जनता के कल्याण के लिए, यानी आत्मा जाग गया है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार और मौका दीजिए, 2 बार और मौका दीजिए, क्या क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग इस सिस्टम के अनुसार समझते हैं अपने देश के चुनाव प्रक्रिया और आचार संहिता को मेन समझते हैं। तो अगला जो बिंदु है, भ्रष्ट तरीके अपनाने पर रोक है। भ्रष्ट तरीके का मतलब क्या होता है? मतलब किसी को पैसा दे करके, कपड़ा दे करके, धन दे करके या खाना या शराब परोस करके, ये सब ऐसे जो तरीके हैं अपना करके आप चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। यानी इस तरीके का चुनाव प्रक्रिया पर रोक है। आप किसी को पैसे के बल पे वोट नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे भोले वाले देशवासियों,
जो है वो गांव में बसते हैं या शहर में बसते हों, वो 100 रुपया पे भी अपना एक मतदान कर जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, वो पौआ पे भी मतदान कर देते हैं, एक पौआ पे भी वो उनको खरीद लेता है ये नेता। तो इसलिए ये भ्रष्ट तरीके भी जो है एक मजाक बन करके रह गया है। अब आगे आ जाएं, प्रतिपक्षी उम्मीदवार या दल को परेशान नहीं करेंगे, यानी एक दल के उम्मीदवार या एक दल दूसरे दल को परेशान या तंग नहीं करेगा, दूसरा दूसरे को नहीं करेगा, यानी किसी भी प्रकार के उसके घर पर जा करके, चाहे उसके ऑफिस में जा करके किसी प्रकार का तोड़ फोड़, दंगा या वहाँ गाली गलौज या अवरोध पैदा नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मारपीट, सब झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी है जो लागू ही संहिता इस पे नहीं होता है। अगला पॉइंट है, किसी के भवन, भूमि या हाथे का बिना अनुमति के आप उस पर प्रयोग नहीं करेंगे चुनाव प्रक्रिया के लिए। इसका मतलब है कि आपका जो मकान है या आपका जो खाली ज़मीन है, प्लॉट है या बिल्डिंग है या ऑफिस है, वो बिना आपका अनुमति लिए उस पर कोई झंडा और बैनर नहीं लगा सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि वो अनुमति लेता है पार्टी, सीधे आता है और चिपका करके चला जाता है। तो इसलिए इसका भी एकदम मखौल उड़ाया जाता है। इसलिए आप किसी न किसी का समर्थक रहें, अच्छी बात है, समर्थक होना बुरी बात नहीं है। आप अपने पार्टी का, कोई भी पार्टी का हो, अच्छा या बुरा वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये संहिता के अनुसार क्या होता है, संहिता के अनुसार कोई पालन नहीं होता है। अगला बिंदु है, कोई भी दल या कोई भी उम्मीदवार एक दूसरे के अवरोध को पैदा नहीं करेंगे दूसरे के लिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के उसके जो मतदाता है या उस जो प्रचार कर रहा है या कई अन्य जो सिस्टम में अपना ये चुनाव प्रक्रिया में वो खड़ा है, तो उसको किसी भी प्रकार के अधिकारियों द्वारा उसका जो नामांकन होता है उसको न खारिज करवाने का कोशिश करेगा और न किसी प्रकार के उसको इस तरह से अवरोध करके उसको अपने चुनावी प्रक्रिया से हटाने का प्रयास करेगा। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में अधिकारियों का क्या हाल हो चुका है। जब वो आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं या जब उस प्रक्रिया में जब वो तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब उनको पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो ज़्यादातर इन्हीं भ्रष्ट नेताओं का तलवे चाटते हैं, उसके जूते के फीते बांधते हैं। और ऐसे स्थिति है, चाहे वो पीसीएस का ऑफिसर हो, चाहे वो यूपीएससी का ऑफिसर हो, जो आए दिन आपको समाचारों में देखने के लिए मिलता है कि फलाने ऑफिसर इसके पक्ष में झुका हुआ है, तो फलाना डीएम उसके पक्ष में झुका हुआ है। ये सार्वजनिक हमारे देश की समस्या है। तो इसलिए इसका भी पालन नहीं होता है कि इसमें सहयोग लेकर के एक दूसरे का परेशान करता है। आगे जो है ये समान संहिता का कोई भी आपको बिंदु जो है दिखाई पड़े, आप देखिएगा, आप एक बार इस बार चुनाव में स्पेशल खास करके गौर करिएगा कि इसमें कोई भी बिंदु आपको लागू या कोई भी बिंदु आपको लगेगा कि कोई पार्टी जो है समान रूप से लागू नहीं कर पा रहा है। अगर जो नहीं कर पा रहा है तो आप समझ जाइए जो पार्टी जितना ज़्यादा इसकी अवहेलना कर रहा है वो हमारे देश के लिए उतने खतरनाक हो सकता है, आम जनता के लिए उतने खतरनाक हो सकता है, लोकतंत्र के लिए उतने वो खतरनाक हो सकता है। उसके बाद इसके अगला बिंदु है सभा का आयोजन। आप जानते हैं जब ये चुनाव प्रक्रिया जब चलेगा तो बहुत बड़े बड़े सभा किए जाएंगे, मीटिंग किए जाएंगे। तो इस मीटिंग में सभा जो होता है वो सभा में उसको क्या करना है, तो ये समान सी बात है, स्थानीय पुलिस को सबसे पहले वो सूचना देंगे कि हम यहाँ पे सभा करना है, मतलब 2-3 दिन 5 दिन जो भी समय रहता है उसके पहले। उसके बाद चुनावी सामग्री का अनुमति लेंगे कि कितना हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, कि वो गाड़ी का उपयोग करेंगे, कितना लोग हमारा इस सभा में अनुमानतः शामिल हो सकते हैं, ये सब का विवरण, कितना बैनर पोस्टर, ये सारा चीज़ का जो है इस सामग्री का उपयोग का ये विवरण का अनुमति लेंगे। जो ऑथोराइज अधिकारी पर्यवेक्षक होगा उस जिले का या उस संसदीय क्षेत्र का। उसके बाद अन्य बातों में है निषेधाज्ञता या रास्ता और आयोजक की जिम्मेदारी। ये सब क्या बातें हैं, तो जो मैदान है या जो क्षेत्र है या जो रास्ता है, अगर उस पर किसी प्रकार का रोक लगा दिया गया है सरकारी स्तर से तो उस पर जाने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो उसको पता कर लेंगे, अगर ऐसा है तो वो ऑथराइज अधिकारी से जा करके उसकी अनुमति मांगेंगे। अगर उनको अनुमति को ऐसा सड़कों पे चलने का मिल जाता है या रास्तों पे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद किसी अपने सभा में किसी दूसरे पार्टी का, विपक्षी का पुतला या उसका मुख आकृति को लेकर के हुड़दंग नहीं मचाएंगे, उसको जलाएंगे नहीं। लेकिन आम रूप से आप देखेंगे कि इसका भी बहुत अच्छा से पालन नहीं होता है।
अगला जो बात है जुलूस का, जुलूस निकालना। तो जुलूस जब निकाल रहे हैं तो उसको भी समय, स्थान और रास्ता का पहले जानकारी दीजिए स्थानीय पुलिस को, ताकि वो जो है कानून व्यवस्था को बनाए रख सके और आपको उचित तरीके से आपको जुलूस संपन्न करने में सहयोग कर सके। और जो आयोजक हो वो पूरी तरह से अपने जो है समर्थकों के प्रति एक शांतिपूर्ण सद्भावना बनाते हुए पुलिस को सहयोग करे और पुलिस जो है नियंत्रण और व्यवस्था को ठीक करे। तो इसमें है, इसमें कार्यक्रम की जानकारी देना और उसके बाद जनता के लिए कोई यातायात बाधित न किया जाए। मतलब जो पब्लिक चल रहा है सड़क पे तो उसको इस तरह से न रोक दिया जाए कि ट्रैफिक में कोई बीमार आदमी, कोई एम्बुलेंस फंसा रह जाए, किसी का परीक्षा छूट जाए या किसी का कुछ जो है विद्यालय में पढ़ने जा रहा है तो बच्चों का स्कूल बाधित हो जाए, ऑफिस छूट जाए। ये सब कार्य नहीं करना है। लेकिन आम रूप से आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें आप मान नहीं पाता है, थोड़ा बहुत के साथ बहुत सारी चीज़ों का अवहेलना हो जाता है। तो ये जुलूस पर मैटर है। अब आ जाइए मतदान का दिन। तो मतदान का दिन जो है, दिवस है, उस दिन स्वतंत्र मतदान की व्यवस्था है। यानी वो गरीब है, अमीर है, वो चाहे जितना भी कमजोर आर्थिक रूप से क्यों नहीं हो, उसको मतदान देने का हक है और स्वतंत्र रूप से जा सकता है। तो सिद्धांत में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, सिद्धांत में तो है, उसको दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जिस क्षेत्र में या जिस मतदान केंद्र के आसपास कुछ कमजोर जो जातियां होती है या कमजोर वर्ग के होते हैं, उसको और उसकी संख्या कम होने पर उसको मतदान करने से रोका जाता है। ये हमारे देश की सच्चाई है। इसलिए स्वतंत्र मतदान जो है एक मजाक है, ये जो क्या है, एक मजाक है। आप मतदान के दिन दूसरा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस मतदान के दिन जहाँ पे सारा चीज़ संगठित है, पुलिस व्यवस्था से सब कुछ, उस दिन अमीर और गरीब, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, उसी पंक्ति में खड़ा होता है। और एक गरीब भी जो है झोपड़ी का मजदूर चाहे हो, वो हमारे देश का नागरिक, वो भी उसी लाइन में, उसी पंक्ति में खड़ा होता है। लेकिन मतदान के बाद उसकी समता का अधिकार को अगर देखिए तो जब बीमार पड़ेगा तो अडानी, अवानी और ये सारे लोगों का जो है कहाँ जाएगा, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का एक सब कहाँ जाएंगे। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े इनके विदेश तक की इनकी सेवा हो सकती है और अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। और गरीबों को मरने के लिए वही जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है वही लाइन में कलट के मर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है। यही एक ऐसा दिन आता है जो गरीब और अमीर एक पंक्ति में तो खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके बाद गरीबों को लाठी मार करके भगा दिया जाता है। आप गरीब क्या, हम सब आम जनता, आप आम जनता हैं। हम पूरे देशवासियों को ये बात बोल रहे हैं कि सभी आम जनता जो सत्ता के गलियारे में नहीं है, आम जन है, उसके साथ यही हाल होता है। उसके बाद मतदान पर्ची जो मिलता है मत देने के लिए, उस पर कोई संकेत उम्मीदवार का नहीं होगा कि आप फलना बटन दबाइएगा या आप ईवीएम का ये बटन दबाइएगा, ऐसा कोई संकेत नहीं लिखा होना चाहिए। और उसके बाद 24 घंटा पहले से, मतदान के दिन 24 घंटा पहले से और उस पूरा दिन कोई शराब नहीं परोसा जाएगा। लेकिन क्या होता है, शराब पर एगो पौआ, यानी जिसको बोतल छोटा सा कहते हैं, 1/4, उस पर तो को बेच खरीद लेता है। वैसे जनता, मतलब मेरा कहने का आशय आप समझ रहे हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, भोले भाले लोगों को। उसके बाद शिविर में भोजन का टेंट लगा दिया जाता है। तो यहाँ मुर्गा के पीस पे और मटन पे और अथी में शराब पे जो है वोट उनको खरीद करके और सत्ता पर काबिज कर लेते हैं। तो इसलिए इसका भी क्या है, आप सोचिएगा ज़रा, आप विचार करिएगा, देश के नवयुवकों, नवयुवतियों, महिलाओं, बुजुर्गों, ये आप जरा देखिएगा कि क्या है, तमाशा है या फिर सही में एक चुनाव है। तो इस पर सोचिएगा। मतदान केंद्र की जहाँ तक बात है, तो मतदान केंद्र जिस दिन मतदान पड़ेगा उस दिन मतदान केंद्र में केवल और केवल मतदाता जा सकता है, और जो सरकारी अधिकारी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से आए रहेंगे वो सब रहेंगे। उसके बाद अन्य कौन जाएगा, तो जो इलेक्शन कमीशन जिसको जो है पास बना करके यानी अनुमति पत्र दे करके उसको भेजा गया है, चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ है, उस प्रकार के अधिकारी या कर्मचारी जा सकते हैं। बाहरी किसी को जाने का नहीं है। जो मतदान केंद्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जो गैर चुनावी है उस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं है, मतदाता छोड़ करके, तो वो ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा।
तो ये है। उसके बाद पर्यवेक्षक, ये जो ऑब्जर्वर होते हैं, आप देखिए यही ऑब्जर्वर है जो इसी द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, तो ऑब्जर्वर पूरा ऑब्जर्व करके यानी वो पर्यवेक्षण करेगा कि कहाँ धांधली हो रहा है, कौन बूथ पे धांधली हो रहा है, ये सबको पर्यवेक्षण करेगा। और पर्यवेक्षण कर करके वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेगा कि कहाँ धांधली हुआ है। अगर ऐसा उसको लगता है तो चुनाव आयोग जो है कैंसिल कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है और क्या कर रहा है वो देख ही रहे। चुनाव आयोग कोई आयोग एक सरकारी संस्था है, लेकिन उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो तो सरकारी व्यक्ति होने के बावजूद भी मानवीय गलतियों और मानवीय लोभ और जो है अभिलाषा या जिसको कहे इच्छाओं से तो ग्रसित है, तो वो तो उसी के पक्ष में काम करेगा जिसके पक्ष से उसको फायदा हो सकता है। तो ये जो है आम रूप से देखने के लिए मिलता है। तो अगर कोई उम्मीदवार या कोई विपक्षी दल या कोई भी पार्टी को अगर ऐसा कोई शिकायत है, ऐसा कोई परेशानी दिखता है, तो वो पर्यवेक्षक को रिपोर्ट कर सकता है, उसको जानकारी दे सकता है। पर्यवेक्षक आगे इलेक्शन कमीशन को जानकारी देगा और उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद सत्ताधारी दल की बात आता है, यानी जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन के पहले तक जो सत्ता में पार्टी जो है काबिज रहा है, वो शासन चला रहा था, वो है सत्ताधारी दल। और इस सत्ताधारी दल का क्या है दायित्व, तो ये जितना भी इसका मंत्री रहा है या एमपी रहा है या किसी भी सरकारी कार्यपालिका में रहा है, तो वो किसी भी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करेगा। सरकारी तंत्र से मतलब क्या है, ना सरकारी ऑफिस का वो उपयोग अपने चुनावी कार्य के लिए कर सकता है, ना वो सरकारी स्टाफ का कर सकता है, ना सरकारी सामान का कर सकता है, ना सरकारी धन का कर सकता है। यानी ये जो राज्य का, इस देश का जो सिस्टम है, सरकारी है, संपत्ति है, सब चीज़ है, उसका उपयोग अपने चुनावी जीत के लिए नहीं कर सकता है। अगर वो सत्ता में पार्टी है तो उसके मंत्रीगण या उसके अन्य जो उम्मीदवार हैं पार्टी का। उसके बाद सार्वजनिक स्थल, यानी जैसे कोई पार्क है, कोई मैदान है, कोई डाक बंगला है जो सरकारी है, कोई रेस्ट हाउस है जो सरकारी है, ये सभी चीज़ों पे उसका एक अधिकार नहीं होगा। लेकिन आपको अक्सर देखने के लिए मिलता होगा कि उस क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं वो थोड़ा उसको विपक्षी पार्टी यानी विपक्षी दलों के पक्ष में जो है भेदभाव करते हैं और उनको समय पे वो सब चीज़ें अलॉटमेंट नहीं करते हैं। तो ये एक कमी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए फिर यहाँ पे हमारे देश के अधिकारी जो यूपीएससी से या स्टेट पीसीएस से जाते हैं, एक बार सत्ताधारी दलों के तलवे चाटते हुए देखते हैं और अपने लोभ के लिए, अपने पोस्टिंग के लिए, अपने अधिक से अधिक भ्रष्ट कमाई करने के लिए आपको इसी तरह का तंत्र में आपको तलवे चाटते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो है सत्ताधारी दल जो है वो सरकारी धन का, यानी कोई भी सरकारी फंड में पैसा है उसका, मीडिया यानी जो सरकारी मीडिया होता है उसका केवल अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। और अगर मीडिया में या किसी भी न्यूज़पेपर में अगर सूचना देना है तो अपने निजी धन के आधार पर उसको सूचना देना होगा। उसके बाद जो है विवेकाधीन फंड, जैसे एमपी का और ये सब जो विधायक का जो फंड होता है कि आप अपने क्षेत्र में खर्चा करेंगे, तो जिस दिन से चुनावी घोषणा का हो गई उसके बाद से वो फंड पर रोक लग गया, यानी उस फंड से खर्चा नहीं कर सकता है। उसके बाद में कोई इस तरह का घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद कोई अनुदान या वादा नहीं कर सकता है कि हम झूठ मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे दे देंगे, मतलब एक कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पे सरकारी संपत्ति से जुड़ा हुआ मामले में। उसके बाद कोई नया योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता है, शुरू नहीं कर सकता है, ये पर रोक है। उसके बाद कोई जनता को प्रलोभन देने के लिए कि देखो ना अभी जिता दो हमें जो है फिर हम तुम्हारा सड़क बना देंगे, फिर तुम्हारा ये नल लगा देंगे, हम तुम्हारा ये टंकी लगा देंगे, ये सब ऐसे वादे नहीं, झूठे कर सकते हैं, जैसे ही लागू हो जाएगा। उसके बाद जो है तदर्थ यानी एडहॉक पे नियुक्ति, कुछ ऐसी नियुक्तियां होती है ऑफिस में जो एडहॉक मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको करना रहता है। अगर वो पद खाली है तो वो जा रहा है, ये जो चुनाव शुरू हो गया है और आचार संहिता लागू है, तो इसी बीच में वो वहाँ पे कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं कर देगा जो अपने लोगों को या जो भी जिसको भी कोई नियुक्ति पर रोक है। और उसी रोक के कारण आप समझते हैं कि सारे वैकेंसियों पर, नए वैकेंसी पे रोक लग जाता है कि जिस दिन से चुनाव शुरू हो गया, आचार संहिता लागू हो गया, तो आप कहते हैं, आप बेरोजगार, आप स्टूडेंट कहते हैं कि अब तो कोई वैकेंसी नहीं आएगा, अब तो कोई परीक्षा नहीं होगा। परीक्षा कराया जा सकता है,
जो पहले से फॉर्म भरा चुका है, लेकिन नई वैकेंसी जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि उससे चुनाव प्रभावित होता है। उसके बाद जो है परीक्षा इसलिए रुकी रहती है क्योंकि सारा जो अमला है, सारा जो सरकारी स्टाफ है, वो चुनाव कराने में इन नेताओं को सत्ता पर सत्ताधीन कराने में लग जाते हैं। तो ये एक वादा है सत्ताधारी दल के अंदर और ये सब मैटर आते हैं इसमें। अब आते हैं कि अब ये चुनावी घोषणा, ये तो आपने देखा होगा कि जितने भी पार्टियां हैं वो अपना चुनावी घोषणा जारी करता है, लेकिन वो चुनावी घोषणा कितना पूरा होता है। अभी लद्दाख के मामले में देख लीजिए, लद्दाख के मामले में क्या हो रहा है। 2019 में जो है लद्दाख में चुनावी घोषणा वर्तमान केंद्र सरकार में सत्ताधीन पार्टी ने किया था, वो लागू नहीं किया और वो जनता मांग कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है। उस पर अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप कहें कि चुनावी घोषणा पर जुमला की घोषणा पर सहमति है, यानी जब चुनावी घोषणा हर पार्टी कर रहा है तो जुमला जिसको कहा गया है, तो मंत्री ने जो है बोले कि ये कुछ नहीं था, ये घोषणा जो था नौकरियों का ये क्या था, ये एक जुमला था। तो ये जुमला यानी कोई पार्टी जुमला की घोषणा कर सकता है जनता के लिए, यानी जनता को बुड़बक बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको मालिक बना दो और उसको कह दो कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और जब तुम जीत जाओ तो उसको कहो कि ये तो जो है जुमला है, ये तो ऐसे ही हमने कह दिया था। तो जुमला पर कहिए तो सबकी सहमति है, लेकिन इसमें मेन बात क्या है, जुमला पर सहमति, जुमला तो होता ही है, मेन बात इसमें यही आता है अब कि घोषणा करना भ्रष्ट आचरण नहीं है। ये जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार एकता ये ऐसे बना हुआ है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, लगभग कह सकते हैं कि ये कब आया था, ये 5 जुलाई 2013 को आया था मामला, जो एम सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु सरकार का था, एमएलसी का मामला था। उसमें ये मैटर आया था घोषणा पर, लेकिन घोषणा पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि देखो ये जो चुनावी जो घोषणा है उससे कोई पार्टी जो है दूसरे पार्टी को, दूसरे दल को प्रभावित कर देता है और वोट या वोटरों को अपने पक्ष में कर लेता है, तो इसलिए ये तरीका सही नहीं है। लेकिन इस पर कई दलों के बीच आपसी कुछ मतभेद हो गए, कुछ सहमति बन गए और उसके बाद जो है अंततः जो है इस पर बात नहीं बनी और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया चुनाव आयोग को कि आप अपने स्तर से इसको देखें, अगर कोई घोषणा उचित कारण के आधार पे किया जा रहा है, उसको तर्क के आधार पे किया जा रहा है कि इसे हम पूरा करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन आम रूप से घोषणा करना यानी चुनावी घोषणा करना ये कोई भ्रष्ट आचरण नहीं है। यानी कोई भी पार्टी के लिए वो चाहे जुमला की घोषणा कर दे चाहे कुछ कर दे, वो भ्रष्ट नहीं है। इस पर मतलब कहें ना कि जब कुर्सी की बारी आएगी तो ये सारे राजनीतिक लोग एक साथ हो जाएंगे और जनता की जब बारी आएगी, जब जन कल्याण की बारी आएगी तो ये जो है अब अलग अलग अपना जो है साइड पकड़ने लग जाएंगे। तो ये जनता का मामला में हमेशा जो है दूर भागेंगे और जब उनका अपना पेंशन बढ़ाने का बात हो, वेतन बढ़ाने का बात हो, सुविधा लेने का सरकारी बात हो, तो उसमें तो वो चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जुमला घोषणा पत्र जो है जारी अक्सर होते रहता है पार्टियों द्वारा। तो इसमें मेन जो बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो निर्देशित किया गया उसमें मेन बात रखा गया कि घोषणाएं जो है वो संविधान के आदर्श के अनुकूल हो, यानी जो हमारा जो संविधान जो कहता है, जो कल्याणकारी राज्य के कल्पना करता है, हमारे हर व्यक्ति हर नागरिक के गरिमा प्रतिष्ठा और उसके सम्मान की बात करता है, समता की बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है, तो इस सब आदर्श के अनुकूल है घोषणा रहे। उसके बाद एक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो कल्याणकारी जन कल्याण के जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं उसके विषय जो हैं उस विषय के अनुसार अगर घोषणा है तो ये जायज़ है, ये अच्छा है। और उसके बाद अंतिम रूप से कि ये जो घोषणा किए जा रहे हैं इसको घोषणा करने में
जो इसको कैसे वो सरकार सत्ता में आएगी तो लागू करेगी, उसके लिए धन कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड कैसे वो जो क्रिएट करेंगे, ये सब का एक तार्किक आधार उसको बताना चाहिए। तो ये है, तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये घोषणा जो है जन कल्याण के अनुसार जो अगर किया जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए इलेक्शन कमीशन को निर्देशित किया कि आप इस पर एक विचार बना करके एक नियम बना सकते हैं। तो अक्सर ये तीनों जो संविधान के आदर्श डीपीएसपी के विषय और इस मामले पे घोषणाएं तो ये कर देती है, लेकिन अंत में घोषणाएं क्या निकलती है, जुमला। तो कुल मिलाकर के आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा कि आदर्श आचार संहिता जो चुनाव होता है खास करके लोकसभा का और विधानसभा का जो ईसीआई कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस जो चुनाव में है ये दोनों चुनाव में आचार संहिता लागू होते हैं और उसके बाद लोकल चुनाव में भी होते हैं। लेकिन लोकल चुनाव जैसे मुखिया का चुनाव है या जिला परिषद का है, ये सब जो है एमपी स्टेट कराता है, तो वो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम आ जाता है। तो आपने आज समझा, आप जरा कल्पना करिएगा और जरा पूछिएगा, कोई अगर आपका उम्मीदवार आए तो जरा पूछिएगा कि बताइए आप सत्ता में थे, आपको कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं करना है, जो आचार संहिता लग गया है, और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको इसमें पालन करना है। एक भी नेता नहीं बता पाएगा। शायद कुछ अपवाद तो होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये किस तरह के होते हैं। तो इसलिए जब इनका चुनाव आ गया है तो बड़ा ये दयालु हो गए हैं, कृपालु हो गए हैं और कहेंगे कि बस हमें एक बार और मौका दीजिए, 2 बार और मौका दीजिए, हम आपके ये कल्याण कर देंगे, आपके बेटे बेटियों को, आपके बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर कर देंगे, बीमारी से ग्रस्त लोगों को बीमारी दूर कर देंगे। लेकिन सच क्या है दोस्तों, सच क्या है हमारे देश के नौजुवान को आप तो जानते ही हैं। सच से अगर आप भागते हैं तो आप भागते रह जाइएगा। इसलिए आप एक जागरूक नागरिक, आप एक वयस्क होते हुए या अवयस्क भी होते हुए अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं या आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो आप अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने सारे चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने देश में अपना कल्याण के साथ साथ अपने देश का कल्याण, अपने राज्य का कल्याण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कहे जाए कि आप जो है, आप क्या, हम सब जनता को ऐसे झूठे बातों से, ऐसे चीज़ों से को समझना चाहिए। और अगर आप समझदार हैं तो यही काफ़ी है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं का पुद्गल जो समय समय पे जागते रहता है, वो आपके जवाब के सामने नहीं काम करेगा। वो जो है पौआ पे और कपड़ा पे नहीं बिक पाएगा, वो कोई खाना पे नहीं खरीद पाएगा मतदान को। तो इसलिए आप कह सकते हैं, आपने एक और मैं बात अगर कहना चाहूँ तो इसमें खास करके ऐसे ही चुनाव में होते हैं, चाहे लोकसभा को हो चाहे विधानसभा को। आप गाँवों में देखेंगे एकदम बिगड़ैल टाइप का, गुंडे टाइप का, मवाली टाइप का जो छाप, सड़क छाप जो होगा, उसको ये लोग जो है पैसा दे करके और ये जो है अपना चुनावी प्रक्रिया में ले लेते हैं और उसके बल पे वो काफ़ी पैसा दे दे के उसको जो है मोटिवेट करवाते हैं, भय भी दिखवाते हैं जहाँ हो सके वहाँ गरीब लोगों पर। तो इस तरीके से वो जो है कराते हैं और वो मोटे पैसा वो मवाली लोग कमाता है। अगर इस तरह का कोई आपको दिखाई पड़े तो आप ज़रूर आप नोटिस करिएगा। आप गांव में बैठे हैं, खेत खलिहान में बैठे हैं, तो ज़रूर नोटिस करिएगा कि ज़रूर ही कोई मैटर है। उनको वो जो है काफ़ी पैसे ले करके चुनाव को डाइवर्ट करने का कोशिश करता है। और ये काम तो अब मुखिया जी लोग भी करने लगा है। अब मुखिया जी भी जो है एक अलग अलग जो है एक समर्थक कर दिया है, मतलब गांव का पंचायत का मुखिया। तो इस तरह से जो है चुनाव, क्या सही में हमारा चुनाव जो है देश का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाता है? जरा आप सोचिएगा एक बार और ज़रा इस बार के चुनाव में ज़रा एब्जॉर्ब करिएगा। और क्या सही में हमारे जो अधिकारी जो बहाल होते हैं यूपीएससी से, चाहे स्टेट पीसीएस से, चाहे कर्मचारी जो बहाल होते हैं, नौकरी पे होते हैं, वो 60 साल के लिए या 62 साल के लिए, क्या वो निष्पक्ष तरीके से राज्य का या देश का सेवा करते हैं, या अपने लोभ में, अपने आर्थिक धन के लालच में कहीं न कहीं किसी पार्टी से झुकाव रख करके और हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं? ज़रा एक बार सोचिएगा देश के नौजवान को। और ये मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपकी जो पढ़ाई है, जब उस पढ़ाई को आप अपने से कोरिलेट करके नहीं देखिएगा तो कैसे देखिएगा? आपको क्या झूठा मालिक नहीं बनाया गया है?
कि लोकतंत्र का जनता झूठा मालिक है। मालिक तो है, लोकतंत्र में वोट देते हैं, सत्ता पावर जाता है, लेकिन क्या आप झूठे नहीं हैं? एक बार ज़रूर सोचिएगा, असली पावर कहाँ काम करता है। और फिर उलट करके आपके लिए क्या आता है? वादा किया हुआ, घोषणा किया हुआ जुमला निकलता है और आप वहीं ठगे के ठगे रह जाते हैं। और आप सदियों से तो नहीं कह सकते हैं कि कई दशकों से ठगते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद तो ऐसा ही हो रहा है और अभी तक ऐसा ही हो रहा है। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। ये एक नया वीडियो इसलिए लगा मुझे कि हमारा दायित्व होता है कि हम अपने छात्रों को जिसको पढ़ा रहे हैं और अपने देशवासियों को भी इस पर बात बताएं और समझाएं कि आखिर ये क्या होता है और इसका कौन सी पार्टी क्या लागू करती है या नहीं करती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर करें। और हम फिर अपने विषय वस्तु के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेता हूँ।